हेलो। आज हम लोग पेपर 3 का फोर्थ फैब का सोल्यूशन देखेंगे। फोर्थ फैब जो हुआ था पेपर 3 क्लास 9th का। ठीक है। इसके अंदर हम लोग को 3 सेक्शंस नज़र आ रहे थे, सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3। NSEJS, जेई मेन और जेई एडवांस। ठीक है। और सब में हम क्या देख रहे हैं, +3, +4, +3 मार्किंग अगर मिलेगी सही करेंगे तो, और -1 मार्किंग गलत करेंगे तो मिलेगी। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे हम लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग क्या देख रहे हैं, एक पर्सन है, पर्सन वॉक्स टू ए स्टेशनरी एस्केलेटर। ठीक है। T1 टाइम में ये, अगर एक पर्सन, अगर एक स्टेशनरी एस्केलेटर क्या है, रुका हुआ है, और इस पे ये T1 टाइम में क्या है, ऊपर चढ़ जा रहा है। अगर ये एस्केलेटर पर चढ़ता है तो ठीक है, कुछ V1 वेलोसिटी से चल रहा होगा। एस्केलेटर की लेंथ है L, और अगर केवल एस्केलेटर चल रहा है तो वो कितने टाइम में एस्केलेटर ऊपर पहुंच जाएगा, T2 टाइम में। देन द एस्केलेटर कैरीज हिम अप टू इन T2 सेकेंड। ठीक है। अगर वो केवल एस्केलेटर पे खड़ा रहता है तो ठीक है। अब क्या कह रहा है कि मैन स्टार्ट टू वॉक ऑन मूविंग एस्केलेटर ऑन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एस्केलेटर, देन द टाइम टेकन मैन टू मूव अप। अब एस्केलेटर भी चल रहा है और मैन भी चल रहा है, दोनों ही कहाँ जा रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे क्या है, एक एस्केलेटर है। अभी अगर ये एस्केलेटर रुका हुआ है तो ये आदमी ऊपर चढ़ते चढ़ते कितना टाइम लेगा, T1। अभी ये आदमी रुका हुआ है और एस्केलेटर चल रहा है, तो ये चलते चलते कितना टाइम लेगा, T2 टाइम लेगा। ठीक है। अब ये दोनों ही मूव कर रहे हैं अपवर्ड डायरेक्शन में, तो टोटल टाइम लग रहा है, मान लीजिए T। टाइम इज इक्वल टू लेंथ अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी। तो अब ये वेलोसिटी भी ऊपर की तरफ जा रही है और ये वेलोसिटी भी ऊपर की तरफ जा रही है, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी, V1 प्लस V2। क्योंकि अब उसको टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा, तो यहाँ पे वेलोसिटी आप देख सकते हैं क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और पहले से ये कम टाइम में क्या होगा, ऊपर पहुँच जाएगा, क्योंकि एस्केलेटर भी उसको ऊपर ले जा रहा है और वो एस्केलेटर पे भी चलते हुए ऊपर जा रहा है, तो टाइम डेफिनेटली कम लगेगा। ठीक है। अब V1 क्या होता है, V1 वेलोसिटी इज लेंथ अपॉन टाइम, और V2 इज लेंथ अपॉन टाइम। ठीक है। L कॉमन लेके हमने कैंसिल आउट कर दिया, तो टाइम इज इक्वल टू क्या आ गया, T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2। ठीक है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन ए हमारा सही हो गया। अब बी क्वेश्चन में क्या दे रखा है, मैन स्टार्ट टू मूव अपोजिट टू द मूविंग एस्केलेटर। मैन ऊपर से नीचे आ रहा है, जबकि एस्केलेटर मूव्स अप, एस्केलेटर ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अब क्या होगा, तो ये हम दोनों केसेस में देख सकते हैं, मैन ऊपर की तरफ जा रहा है, एस्केलेटर नीचे आ रहा है। चाहे एस्केलेटर नीचे आ जाए तो मैन ऊपर जाएगा, मतलब अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा, तब क्या होगा। तो यहाँ पे हम लोग इजीली देख सकते हैं कि क्या होगा, टाइम इज इक्वल टू लेंथ अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी। अब रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, सब्ट्रैक्शन हो जाएगी। क्यों, क्योंकि अब इसको टाइम ज़्यादा लगेगा। तो क्या हो गया, V2 माइनस V1। तो V2 और V1 की हमने वैल्यू पुट कर दी और सिंपली इसको सॉल्व कर दिया, तो क्या आ गया, T1 T2 अपॉन T1 माइनस T2। ठीक है। तो हमारा इधर कौन सा ऑप्शन सही हो जा रहा है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब इस क्वेश्चन में आ जाते हैं कॉम्प्रीहेंशन के। ये वाला एक हमको क्या दिया गया, एक एडजेसेंट फिगर है, यहाँ एक बीड है और ये एक स्प्रिंग से बंधी हुई है। ठीक है। इसको यहाँ से छोड़ दिया गया, तो ये इस पर यहाँ पे क्या कर रही है, ऐसे ऑसिलेट कर जाएगी। ठीक है, ऊपर की तरफ जा रही है। टू आइडेंटिकल बीड ऑफ मास m फ्री टू स्लाइड। अब ये स्लाइड कर रही है, इस पे ये बीड है, ये इस पे स्लाइड कर रही है, एक स्प्रिंग से बंधी हुई है। स्प्रिंग कांस्टेंट हमें दे रखा है कुछ। द अदर एंड स्प्रिंग इज फिक्स टू द हाईएस्ट पॉइंट O। अब स्प्रिंग का जो दूसरा पार्ट है बीड का, ये हमने यहाँ पे इसको बांध रखा है। ठीक है। अब ये जो लेंथ है, ये रेडियस r है, तो ये कितनी हो जाएगी, ये 2r। तो ये मैक्सिमम जो है, तो नॉर्मल लेंथ ऑफ ईच स्प्रिंग इज 2r तक खींच सकता है। वेयर r इज द रेडियस ऑफ द रिंग, बीड्स आर इनिशियली सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू द वर्टिकल डायमीटर। अब ये दोनों वर्टिकल डायमीटर पे लगी हैं। द नॉर्मल रिएक्शन ऑन द बीड ऑफ इनिशियल मोमेंट ड्यू टू द रिंग इज। ठीक है। तो ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, ये उतना आसान नहीं है। तो यहाँ पे हम इसका सलूशन देखते हैं। यहाँ पे हमको क्या दिया है, ये बीट हमें दी गई है। अब हम इसको जरा ध्यान से देखें, इस पे ये क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन लगेगी। नॉर्मल रिएक्शन हमेशा किस तरफ होती है, टूवर्ड्स
सेंटर की तरफ होती है, ठीक है। और एक इसके पीछे की तरफ एक फोर्स लगेगा विच इज़ kx, ठीक है। स्प्रिंग ये 30 डिग्री है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। बीट का वेट नीचे की तरफ लगेगा विच इज़ mg, तो ये अगर 30 है तो ये हम देखेंगे यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा mg। अब हम mg के कंपोनेंट ले लें, mg cos थीटा और एक ये 90 डिग्री हो जाएगा mg sin 60, ठीक है। तो थीटा हो गया 60 डिग्री। अब इसी तरह kx का भी हम कंपोनेंट ले लें, kx का कंपोनेंट हो जाएगा kx cos 30 और इधर इसका 90 डिग्री पे हो जाएगा kx sin 30। तो 90 डिग्री वाले नहीं लेते हैं हम नॉर्मल, क्योंकि हमें नॉर्मल फोर्स पता लगाना था, तो केवल नॉर्मल फोर्स को हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो नॉर्मल फोर्स जो है वो इन दोनों फोर्स से क्या हो रहा है, बैलेंस हो रहा है। kx cos 30 प्लस mg cos 60, ये इनके कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। तो कंपोनेंट्स हो सकता है कि काफ़ी बच्चों ने ये नहीं देखा होगा, ये एडवांस का ही क्वेश्चन है। तो cos 30 की वैल्यू हम रख सकते हैं √3/2, cos 60 की वैल्यू 1/2। ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी और इस इक्वेशन को हमने सॉल्व करना शुरू कर दिया। तो जब हम सिंपली इसको सॉल्व करते चले जाएंगे, ठीक है, तो सॉल्व करके हमें क्या मिल जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन जो है हमारा आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू mg। द नॉर्मल रिएक्शन ऑफ वन बीड इज एट इनिशियल मोमेंट इज mg, ठीक है। इसको हम सिंपली सॉल्व करते चले जाएंगे, जैसे आप लोग मैथमेटिक्स में सिंपली सॉल्व करते हैं, आप देख सकते हैं। सिंपली सॉल्व करते गए तो ये हमारा क्या आ जाएगा, n इज इक्वल टू mg। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हम यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन इज करेक्ट, थर्ड का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम लोग आए तो यहाँ पे हमें केमिस्ट्री में नजर आ रहा है, एनहाइड्रस एजेंट यूज टू रिमूव वाटर फ्रॉम एथेनॉल डिस्टिलेट में बी, ये होता है कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ए लार्ज सरफेस एरिया ऑफ ए कंडेंसेशन प्रोवाइड थ्रू ए फ्रैक्शनल कॉलम, ठीक है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे, तो आप ये कॉम्प्रीहेंशन में केमिस्ट्री का ये पार्ट रहेगा। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द टू स्पेशीज आर बोथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसोट्रोपिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक आपको पहले भी हमने वीडियो में बता रखा है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है, ये नया वर्ड है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक और आइसोटोपिक, आइसोट्रोपिक तो आप लोग ने पढ़ा होगा, तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। विच ग्रुप हैविंग द आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेशीज, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेशीज इज सी। तो ये आप देख सकते हैं कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक और आइसोट्रोपिक, ये हो गया बी और ये सी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम लोग स्टडी करें, न्यूरॉन इज अनेबल टू डिवाइड इट्स लैक सेंट्रियोल्स, ठीक है। बाकी अब मैंने जूलॉजी का पार्ट नहीं सॉल्व करा है। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में, ये हमारा फिजिक्स का पार्ट है। ये क्वेश्चन भी क्लास 11th का ही मान सकते हैं, लेकिन सिंपल है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक आदमी है जो एक बोट पे बैठ के नदी को पार करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। और वो कितनी डिस्टेंस चला है, 120 मीटर ये चल चुका है। मतलब अगर ये दूसरी तरफ जाएगा तो 120 मीटर दूर ये पहुंच जाता है। कितने टाइम लेता है, 10 मिनट, ठीक है। अब इसको हम फिगर में देखते हैं। एक आदमी है जो ए से चलेगा बी की तरफ, लेकिन पानी के बहाव के कारण वो क्या है कि वो ए की जगह बी पे ना पहुंच के वो कहाँ पहुंच जा रहा है, सी पे, जो कि बी से 120 मीटर दूर है। और इसको यहाँ से लेके यहाँ तक कितना टाइम लग रहा है, 10 मिनट लग जा रहा है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि द स्पीड ऑफ वाटर करंट इज क्या होगी। तो स्पीड ऑफ वाटर करंट हमारी क्या होगी, पानी की स्पीड क्या होगी कि ऐसा हो गया। तो मान लेते हैं ये कुछ u स्पीड से चल रहा था और पानी की स्पीड है कुछ हमारी v स्पीड है, ठीक है। तो ये u स्पीड से a से b की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, नदी को पार करने की कोशिश कर रहा है। तो bc इज इक्वल टू, bc हमारी क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। कितने टाइम में इसने कवर करा है, 10 मिनट में। वेलोसिटी अभी हमें पता नहीं है कि कितनी वेलोसिटी में ये पार कर रहा है, ठीक है। तो 120 मीटर दूर पहुंच जा रहा है, किसकी वजह से, पानी की वजह से। तो ये क्या हो गया, v इज इक्वल टू 12 मीटर पर मिनट। द स्पीड ऑफ वाटर करंट इज 12 मीटर पर मिनट हो गई। अब हम दूसरे पे आते हैं, विड्थ। विड्थ हमारी क्या हो गई, विड्थ हो गई AB इज इक्वल टू u T1,
ठीक है, तो ये अभी हम लोग यू अभी हमने नहीं निकाला है, तो अब हम दूसरे केस को स्टडी करते हैं। दूसरे केस में क्या दे रखा है, अब ये क्या बोल रहा है, इफ ही हेड्स एट एन एंगल ऑफ अल्फा फ्रॉम अप स्ट्रीम ही क्रॉस द रिवर बाय द शॉर्टेस्ट पाथ इन 12.5 मिनट। ये बिल्कुल अगर ये एकदम सीधा अगर पहुंच गया तो उसके लिए क्या कर रहा है, कुछ अल्फ़ा एंगल से इधर चलने की कोशिश कर रहा है। तो जब अल्फ़ा होगा तो पानी की स्पीड से ऐसे जाएगा, तो थोड़ा चलते चलते ये बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट बी पे पहुंच गया है। ठीक है, तो एग्जैक्ट बी पे पहुंचने में इसको कितना टाइम लग जा रहा है, 12.5 मिनट इसको लग जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये मान लेते हैं ये u था, तो इसके कंपोनेंट क्या हो गए, u cos अल्फ़ा, और इधर वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, u sin अल्फ़ा। तो u sin अल्फ़ा जो है वो हमारी v वेलोसिटी, पानी की वेलोसिटी, तो इसको इधर की तरफ धकेल रहा है, तो ये ये इधर रहा है, तो होते होते नेट रिजल्टेंट क्या है, ये ऐसे चलते हुए यहाँ पे पहुँच जा रहा है। ठीक है, तो u sin अल्फ़ा जो है वो हमारा v है, v इज इक्वल टू यू साइन अल्फ़ा, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। तो u sin अल्फ़ा इज इक्वल टू 12। अभी हमें sin अल्फ़ा की वैल्यू नहीं पता है, तो अब हम दूसरा कंपोनेंट देखते हैं, ए बी हमारी क्या है, विड्थ है, विड्थ इज इक्वल टू यू कॉस अल्फ़ा इंटू टी। डिस्टेंस क्या है, वेलोसिटी इंटू टाइम। वेलोसिटी किस वेलोसिटी से चल रहा है, ये यू से तो ऐसे चल रहा था, तो ये कंपोनेंट वाली वेलोसिटी हो जाएगी यू कॉस अल्फ़ा इंटू टाइम। टाइम कितना था, 12.5 मिनट, यू कॉस अल्फ़ा। विड्थ हम ऊपर से हम देख सकते थे, विड्थ हमारी थी यू इंटू 10। ठीक है, ये हमने यहाँ से वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, यू इंटू 10। u से u हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो cos अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 4/5। अगर cos अल्फ़ा 4/5 है तो sin अल्फ़ा हमारा क्या होगा, 3/5 होगा। ठीक है, ये अगर हमारा 3/5 हो गया तो हमारा जो विड्थ है वो क्या जाएगी, u10। तो ये sin अल्फ़ा की वैल्यू अगर हम यहाँ पे रख दें तो हमारी इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी 20 मीटर पर मिनट, मतलब वो आदमी 20 मीटर पर मिनट से तैर रहा था बोट को। तो हमारी जो विड्थ आ गई नदी की कितनी हो गई, u इंटू 10, 20, यानी कि 200 मीटर हमारी नदी की विड्थ आ गई। अब यहाँ पे जो मेन बड़ी प्रॉब्लम है वो है साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री क्लास 9th के स्टूडेंट्स ने कम देखी होगी, लेकिन ICSE के स्टूडेंट्स ने देख रखी होगी। तो CBSE के स्टूडेंट्स को थोड़ा सा यहाँ पे ये प्रॉब्लम आती है कि ट्रिग्नोमेट्री नहीं करी हुई है। ठीक है, तो थोड़ा सा इस चीज़ पे आप लोग फोकस करेंगे। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा आसान है, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द पीरियड π/2। अब ये एक सर्किल है, एक ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन यूनिफॉर्म सर्कुलर रेडियस 1 मीटर, टाइम पीरियड इज पाई सेकेंड। तो टाइम पीरियड कितना है, π/2 सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक जा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 2r, और टाइम कितना लग रहा है ए से लेके बी तक जाने में, π/2 सेकेंड। तो हमारा एवरेज वेलोसिटी क्या हो गई, वेलोसिटी इज इक्वल टू 4/5 पाई मीटर पर सेकेंड। अच्छा, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी ऑफ द पीरियड π/4। π/4 होता है 1/4 सर्किल, पूरा सर्किल होता है पाई, हाफ सर्किल होता है π/2। ठीक है, π/2 सेकेंड, तो यहाँ हो गया π/4 सेकेंड्स। तो π/4 सेकेंड को जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट हमारा हो गया ए बी हो गया है, ए बी इज इक्वल टू, अब ये पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, दिस इज इक्वल टू √2 मीटर्स। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 17। अब नेक्स्ट देखते हैं, फिर हमको एक कोलाइडल सोल्यूशन का एक क्वेश्चन दिया गया है। अब यहाँ पे इसके कुछ क्वेश्चंस पूछे गए, विच लिक्विड, ये कुछ क्वेश्चंस ये आप लोग खुद देख लीजिएगा। विच लिक्विड यूज टू ए मेडिकल पर्पस फॉर द कंसिडरेशन ऑफ ए सॉल्व। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो हम लोग इनो ये सब पीते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये हमारा मेडिकल पर्पस, मतलब जब एसिडिटी दूर करने के लिए जो हम लोग सोल्यूशन पीते हैं, डाइजीन, तो डाइजीन होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, ये भी आप लोग थोड़ा सा देख लेंगे। यहाँ पे एक 22 ऐसी मुझे नज़र आ रहा था, CH3OH है ना। तो चलिए मैथ्स को अब देखते हैं आगे। यहाँ पे हमको क्या दिया गया है, दीपेश बॉट 3 नोटबुक्स। ठीक है, अब यहाँ नोटबुक्स पे हमको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं।
तो एक के पास कितनी है, 4 नोटबुक्स हैं और 3 पेन हैं। तो हमारे पास क्या है, रमेश और अमर। तो अमर ने कितना लिया है, 4 नोटबुक 25 रुपये की और 3 पेन 3 इंटू 2.5 से, तो 107 इंटू 5। और अमर का क्या है, 4 इंटू 16 प्लस 3 इंटू 16। तो वेदर द एस्टिमेशन ऑफ रमर एप्लीकेबल फॉर लोकेश, तो ये हमने दोनों का निकाला है। तो एक का 107 आ रहा है और एक का 112 आ रहा है। तो बोथ एस्टिमेशंस आर, ये हमारे रॉन्ग आ रहे हैं। व्हाट इज़ एग्जैक्ट कॉस्ट ऑफ द नोटबुक, तो अगर हम एग्जैक्ट कॉस्ट देखें तो 3x + 2y = 80, 4x + 3y = 110। जैसे हम लोग ने प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ के ये क्वेश्चन बनाएंगे, इनको सॉल्व कर लेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 20। तो नोटबुक की एग्जैक्ट कॉस्ट है 20 और यहाँ पे इनका एस्टिमेशन क्या था, 25 और 16, जो कि इसकी वजह से रॉन्ग आ रहा था। तो एग्जैक्ट एस्टिमेशन इज़ 20। यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, एक पार्क दिया गया है ट्रायंगुलर शेप में 11, 15 और 6 में। द सेमी पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल, सेमी पेरीमीटर होता है कि पेरीमीटर का डिवाइड बाई 2, a + b + c डिवाइड बाई 2, तो विच इज़ इक्वल टू 16। ये तो डायरेक्ट ही हो जा रहा है, ये आप लोगों ने करा होगा। फॉर्मूला फॉर द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल, पेरीमीटर क्या होता है, तीनों साइड्स का सम। तो सम ऑफ ऑल साइड्स a + b + c, तो डायरेक्ट ही सॉल्व था। नाउ इन सेक्शन 2 में आ जा रहे हैं। सेक्शन 2 में क्वेश्चंस ये सारे ही टफ हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया गया है कि एक बीकर है, बीकर में कुछ पानी भर रखा है और इसको क्या करा जा रहा है, रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, ये अपने एक्सिस पे क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। बीकर एक्सिस पे रोटेट कर रहा है तो क्या होगा, तो इसको हम देखेंगे। अगर हम इसको अपनी एक्सिस पे रोटेट करा दें तो ये जो बीकर में जो पानी है ये कुछ इस शेप का हो जाएगा। ठीक है, और कह रहे हैं पानी बिल्कुल भी बाहर नहीं गिरना चाहिए, पानी बिल्कुल भी बाहर नहीं गिरना चाहिए। इसको इस तरीके से रोटेट करना है, वो हमें वो स्पीड बतानी है रोटेशन की, पानी बिल्कुल भी बाहर ना गिरे और पानी बिल्कुल एज तक पहुंच जाए। ठीक है, तो हमने मान लिया कि अब पानी कितना भरा हुआ है, अब ये 3 मीटर की इसकी हाइट है, 2 मीटर तक पानी भरा हुआ है। तो पानी को इस तरह से, अब इसको गोल गोल घुमाना शुरू कर दिया बर्तन को, तो पानी कुछ ऐसा हो जाएगा, यहाँ पे ये एयर हो जाएगी, पानी कुछ अपनी जगह से ऊपर उठना शुरू हो जाएगा और नीचे ये डाउन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे प्रेशर, अब हो गया सेंटर और प्रेशर ऑफ द एज। तो प्रेशर ऑफ द सेंटर, प्रेशर ऑफ द एज इज ρgh। तो बर्नौलीज थ्योरम से अगर हम इसको देखेंगे तो जो प्रेशर हो गया, प्रेशर प्लस हाफ ρv² शुड बी ए कांस्टेंट होना चाहिए। अब ये वेसल अगर रोटेट करेगी तो लिक्विड क्या है, रोटेट करना भी शुरू कर देगा। तो जो पानी सरफेस पे जो टच कर रहा होगा वो तो चिपक जाएगा सरफेस के साथ और वो ज़्यादा वेलोसिटी से चलेगा। लेकिन फ्रिक्शन, विस्कोसिटी के कारण क्या होगा कि जो पानी की जो अदर लेयर्स होंगी उनकी वेलोसिटी कम होती चली जाएगी और सेंटर पे आते आते वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और एच पे वेलोसिटी क्या होगी, आर ओमेगा की वेलोसिटी से रोटेट कर रहा होगा। इस वजह से क्या होगा कि ये वाला जो पानी है ये तो नीचे ही रह जाएगा और ये वाला पानी ऊपर उठता चला जाएगा क्योंकि वेलोसिटी ज़्यादा होती चली जा रही है। ठीक है, तो प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए ये ऐसा इस शेप का, ये कुछ पैराबोला टाइप का शेप ले लेगा। ठीक है, जब भी आप किसी बर्तन को करेंगे तो आप देखेंगे किनारे से पानी ऊपर उठ जाएगा और सेंटर पे नीचे रह जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग ने जब देखा तो एज पे वेलोसिटी हो गई आर ओमेगा और सेंटर पे वेलोसिटी हो गई हमारी 0। तो बर्नौलीज थ्योरम अगर हम लोग लगा दें तो बर्नौलीज थ्योरम में क्या है कि जो हमारे एज और सेंटर पे, तो बर्नौलीज थ्योरम दोनों तरफ क्या हो जाना चाहिए, इक्वल हो जाना चाहिए। तो दोनों तरफ हमने इक्वल का फॉर्मूला लगा दिया तो हमको जो डेल्टा पी आ गया वो आ गया ρgh = ½ ρω²r² की वैल्यू हमको आ गई है। ठीक है, तो यहाँ पे हाइट की वैल्यू कितनी आ गई, r²ω²/2g। तो एंगुलर वेलोसिटी अगर हम लोग देखेंगे तो एंगुलर वेलोसिटी होगी √2gh/r²। सबकी हम वैल्यू रख दें, g की वैल्यू 10 रख दें, h हमारी हाइट कितनी हाइट तक का पानी था, 2 हाइट तक का, रेडियस थी 1 मीटर, तो हो जाएगा √40 यानी कि 2√10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये हमारा रोटेट करना चाहिए। तो इसका हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया कि जो मैक्सिमम वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी, 2√10। अब कह रहा है कि पानी बाहर ना गिरे। ठीक है, तो अब हमको बतानी है कि वो हाइट क्या होगी। ठीक, तो यहाँ पे भी ये क्वेश्चन बड़ा
अच्छा दे रखा है। फिर इसी क्वेश्चन को अब आगे देखा गया है कि हाइट 2 मीटर तक का है, फिर हमने इसको रोटेट करना शुरू करा। मान लीजिए रोटेट करते करते इसका जो हाइट आ गया है, ये जो पैराबोला ये एयर है, तो एयर का हाइट है एच डैश। कुछ ये मतलब अपने लेवल से नीचे भी गिरेगा और कुछ ही अपने लेवल से ऊपर भी उठेगा, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड बिफोर रोटेशन ये था, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड आफ्टर रोटेशन ये हो जाएगा, जो ब्लैक ब्लैक नज़र आ रहा है शेडेड पोर्शन। वॉल्यूम तो सेम रहेगा क्योंकि पानी तो बाहर निकल के नहीं गिरा है, ठीक है। तो दोनों तरफ वॉल्यूम हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो वॉल्यूम ऑफ जो हमारा सिंपल ये सिलेंडर है पाई स्क्वायर एच स्क्वायर एच हो जाएगा। और वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर ये जो हमारा पैराबोलाइड है ये हमारा इसमें से क्या हो जाना चाहिए, माइनस। हम पूरे सिलेंडर का निकाल के पैराबोला का जो वॉल्यूम है इसको माइनस कर दें, ठीक है। तो इसको हमने जब माइनस करा तो हमारा एच डैश आ गया, एच डैश इज इक्वल टू 2 मीटर। तो ये जो हमको ये पता चल गया कि जो एयर का जो ये हमारा एच डैश है वो 2 मीटर का ऐसा पैराबोला बन जा रहा है, ठीक है। इनिशियली पानी था 2 मीटर का, हाइट थी 3 मीटर की, तो एयर थी पहले 1 मीटर की। अब उसका हम क्या देख रहे हैं, डबल हो जाता है, ठीक है। आप इसको नॉर्मली भी याद रख सकते हैं, जब इसको घुमाएंगे तो ये पहले से डबल हो जाएगा। तो पहले ये 1 मीटर की एयर थी, अब कितनी हो जाएगी एयर, ये 2 मीटर की हो जाएगी। तो एच डैश इज इक्वल टू 2 मीटर। लेकिन हमसे अब पूछा क्या गया है, द हाइट बिटवीन बॉटम पॉइंट ऑफ द लिक्विड, बॉटम पॉइंट ऑफ द लिक्विड, ये है बॉटम पॉइंट ऑफ द लिक्विड, ठीक है, एंड बेस ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। तो ये हमने मान लिया ये हमारी हो गई कुछ x, तो x हो गई h माइनस एच डैश। तो एच डैश हमारी 2 मीटर थी और h हमारी थी 3 मीटर, तो ये हमारी जो x आ गई वो कितनी हो गई, 1 मीटर। बॉटम पॉइंट ऑफ द लिक्विड, ये हमारा कुछ ऐसे पानी का कुछ ऐसा शेप बनकर आ रहा है, तो इसका बॉटम पॉइंट ये हो गया और बॉटम बेस ऑफ द सिलेंडर ये हो गया। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस पूछी गई विच इज़ इक्वल टू 1 मीटर। ये हमारी निकल कर आ गई 1 मीटर, ठीक है। अब आ जाते हैं केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में भी यहाँ कुछ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ गुड फॉर, तो यहाँ देखेंगे दे हैव इक्वल नंबर ऑफ सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ये तो नॉर्मल आप लोगों ने क्वेश्चन अपने बुक्स में देखा भी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंट आइसोटोन्स, ठीक है। आइसो बार आइसोटोप्स पढ़े होंगे, आइसोटोन नहीं पढ़ा होगा। तो आइसोटोन आपके बुक में कहीं एक कोने में छोटा सा दिया होगा, तो आइसोटोन, तो आइसोटोन आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आइसोटोन के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ये कुछ मिसप्रिंट कर रहा है यहाँ पे, ये क्वेश्चन है ना, कुछ यहाँ पे मिसप्रिंटिंग हो रही है। तो ये आइसोटोन के हिसाब से अगर हम देखेंगे, अब यहाँ अगर हम देखेंगे 2 न्यूक्लियाई 15 A and B are the isotonic, mass number is 15, 16 respectively. A contains 7 protons, number of proton B would be. तो इसको हम देख सकते हैं आइसोटोन क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम बट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर डिफरेंट, ठीक है। तो A के प्रोटॉन कितने हैं 7, न्यूट्रॉन कितने हैं 8, टोटल 15। B के कितने हैं प्रोटॉन 8 और न्यूट्रॉन कितने हैं 8 यानी कि 16। तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 8, ठीक है। ये क्वेश्चन अभी मैंने नहीं करा है, इसको अब चलिए मैथ्स को देख लेते हैं। मैथ्स में क्या दे रखा है, यहाँ एक आपको एक ग्राउंड दे रखा है, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन सिंपल, आप कोऑर्डिनेट्स रख के देख लेंगे तो 38 का आ जाएगा C, 39 का A और 40 का D, ठीक है। ये सिंपल कोऑर्डिनेट है, यहाँ पे बस कोऑर्डिनेट रख के आपको देखते चले जाना है, ऐसा इसमें कुछ लॉजिकल पार्ट नहीं है। अब यहाँ पे एक ट्रायंगल दिया गया जिस पे एक तार लगाया गया, तो तार आप देखेंगे यहाँ पे बीच में ये 3 मीटर का तार नहीं लगाया गया है, यहाँ पे ये 3 मीटर में तार नहीं लगाया गया, ऐसे ही तार लगाया गया है। पूरे ट्रायंगल में तो तार लगा है, बस ये 3 मीटर का नहीं लगा है। तो अब यहाँ पे पूछा एरिया ऑफ द गार्डन, तो एरिया ऑफ द गार्डन यानी कि तीनों साइड्स आपको पता है, आपने डायरेक्ट फॉर्मूला रख दिया एरिया का, ठीक है। तो फॉर्मूला रख के हमने एरिया ऑफ द गार्डन डायरेक्ट निकाल लिया, 375/15। अब कह रहा है कॉस्ट ऑफ द फेंसिंग ऑफ द बार्ब्ड वायर। अब बार्ब्ड वायर क्या है, दिस इज़ द पेरीमीटर। अब पेरीमीटर में कितना कम कर दें, 3 मीटर का तार यहाँ पे नहीं लगा है, शायद दरवाज़ा लगा है यहाँ पे, तो बार्ब्ड वायर फेंसिंग तो 250 मीटर की हमारी टोटल पेरीमीटर आ रही थी, तीनों साइड का सम, उसमें से 3 मीटर कम कर दें 247।
247 मीटर हमारा तार लगा है और तार की कॉस्ट कितनी है 20 मीटर 20 रुपीज़ पर मीटर। तो हमने इसे मल्टीप्लाई कर दिया तो 4940 रुपीज़ आ गई। क्लियर है? तो ये पेपर इस तरह पूरा हमारा सॉल्व हो गया।